अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट या माइनर में रखे हुए हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। गारंटी है 100% आपको जो प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में छपने वाली है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, BNMU से हैं या BPU से है, बराबू से हैं या फिर आप मिथिला यूनिवर्सिटी से है। अभी फिलहाल मिथिला यूनिवर्सिटी का परीक्षा जो होने जा रहा है उसके लिए तो ये रामबाण है, उसके लिए विशेषकर यह वीडियो है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। हम ऑल क्वेश्चन पेपर और आंसर भी आपको बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में केवल हम आपको क्वेश्चन बताए थे, तो यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं कि पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार का महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ से आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से आपको 10 नंबर भी क्वेश्चन निकल के आता है और यहीं से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 अंक, शॉर्ट के लिए 5 अंक और लॉन्ग के लिए 10 अंक रहता है। तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाता है तो उसी के तर्ज पर आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी लॉन्ग तो, शॉर्ट तो किसी को याद नहीं होता है, तो लॉन्ग भाई क्या याद कर कबार होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक शासन व्यवस्था है जिसका आधार मत होता है। जिसका आधार क्या होता है? मत। मत मतलब होता है वोट। मताधिकार का अर्थ होता है कि मत देने का अधिकार से है। मताधिकार का मतलब होता है वोट देने के अधिकार से। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत देश के उन नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई आयु सीमा पूरी कर लेती है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अपने यहाँ जो है वोट देने का सीमित मताधिकार, मत देने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है, 18 वर्ष या 21 वर्ष। 2 ऑप्शंस आपके पास है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। यह एक अधिकार प्रदान करने में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदाय इत्यादि के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आप मताधिकार देने में किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में वयस्क मताधिकार का महत्वपूर्ण स्थान है, यही इनका महत्व हो जाएगा। जितने भी बात आप जानते हैं मताधिकार के बारे में, वो बातों का वर्णन कर देना है। वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। 18 वर्ष होता है ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर का। अगर आप जवाब अभी तक नहीं दिए हैं तो जान लीजिए। भारतीय चुनाव व्यवस्था को किन्हीं 2 दोषों को रेखांकित कीजिए। भारतीय चुनाव में अक्सर लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया है, तो कभी कुछ कभी कुछ, बहुत लोग का कहना होता है। क्या ये सचमुच होता है? इसका क्या दोष होता है, क्या कमी है, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय चुनाव व्यवस्था में अनेक दोष हैं। देखिए, ईवीएम हैक करना है कोई दोष नहीं है, इससे भी बड़े बड़े कई दोष हैं, ठीक है, जिनमें से 2 दोष का वर्णन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। बाहुबल का प्रयोग। सबसे पहला जो होता है चुनाव में बाहुबल का प्रयोग। कोई ऐसा भी सत्ता में लोग रहते हैं जो बाहुबल से यानी ताकत के बल पर वोट ले लेते हैं और ऐसे जीत जाते हैं। बहुत कुछ चुनाव में धन का दुरुपयोग, बहुत लोग रुपया पैसा दे करके जीतते हैं। तो भैया आपको 2 टॉपिक आपको याद रखना है, बाहुबल का प्रयोग चुनाव में और चुनाव में धन का दुरुपयोग। ये 2 टॉपिक रखना है और इसके बारे में आराम से लिख देना है, ठीक है। जैसे कि बाहुबल में क्या होता है, सीमा पार करके लोग क्या होता है अपने बल के बूथ पर जो है लूटने में मतदान करते हैं और एक ही आदमी को रगड़ के दबा के वोट दे देते हैं। और धन का दुरुपयोग मतलब पैसा लुटा के, डायरेक्ट पैसा मुर्गा दीजिए आपको वोट मिल जाएगा। गुप्त मतदान क्या है? तो अभी जो भारत में मतदान का जो सिस्टम है वो गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान का मतलब होता है आप अंदर जाइए, चुपचाप वोट किसको दिए हैं किसी को पता नहीं है, केवल आपको पता है। तो यही गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान उस पद्धति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति चुनाव के दिन अपना मत डालने जाता है तो उसे मतदान केंद्र पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा एक मत पत्र दिया जाता है जिस पर उन सभी उम्मीदवारों का नाम होता है, चुनाव चिन्ह अंकित होता है जो उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे होते हैं। मतदाता उस मतदान पत्र पर बिना किसी को कुछ बताए गुप्त रूप से अपना बुद्धि, विवेक और इच्छा के अनुसार किसी एक के नाम अथवा चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके इसे मतदान पेटी में डाल देते हैं। इस प्रकार वह गुप्त मतदान कहलाता है। भारत में इसी पद्धति का मतदान हो रहा है, लेकिन इस वर्ष और कई वर्षों से अब ईवीएम का प्रयोग होने लगा है, जिसमें हैक की बात काफ़ी आता है, इसमें कोई बात नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र क्या है भाई? देश में चुनाव की उद्घोषणा होने के साथ प्रत्येक राजनीतिक दल जनता का मत प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष लोग लुभाने और अपनी भावी कार्यक्रम, नीतियों और उद्देश्यों को बखान करता है। वो इन सारे कार्यक्रम को जिस कागज पर तैयार करता है उसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र का मतलब होता है चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो लोग अपना नोट कर लेता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलता है, मतलब लोगों को लुभाने वाली बात बोलने लगते हैं, ठीक है।
लोग को लुभाने वाली बात जो है तैयार करता है, नीति उद्देश्य का वखान करते हैं। सारे कार्यक्रम जिस कागज़ पर तैयार किया जाता है, जिस कागज़ पर बात को लिखा जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी शायरी अच्छा अच्छा बनाया जाता है, किसी को वोट दो, इस छाप पर बटन दबाओ, इसको मोहर लगाओ, ये सब जिस कागज़ पर तैयार किया जाता है वो चुनाव घोषणा पत्र होता है। ठीक है, मतदाता सूची का क्या अभिप्राय है दोस्तों? चुनाव में मतदाता सूची का महत्वपूर्ण स्थान है। चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले प्रत्येक वयस्क नागरिकों की एक सूची तैयार कराई जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। जितने भी लोग वोट देने वाले होते हैं उन वयस्क नागरिकों का एक सूची तैयार कराई जाती है, जिसको हम लोग मतदाता सूची कहते हैं। देश के कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकता है तो वह पुनः दर्ज करा सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होता है, तब जाके आप वोट देने लायक हो जाते हैं। मत देने वाले और मत प्राप्त करने वाले दोनों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो वोट मतलब जो खड़ा है, जो मान लीजिए कि चुनाव लड़ रहा है, वो भी वोट गिरा सकता है, उसका भी नाम होना चाहिए उसमें। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व क्या है दोस्तों? तो प्रत्येक देश में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाति धर्म लिंग के आधार पर कम संख्या में होते हैं, निम्न होते हैं, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक कहते हैं। जो जाति धर्म या लिंग के आधार पर जिसकी संख्या कम होता है देश में, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे कि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बताएं तो ईसाई धर्म सबसे कम है, मुस्लिम की संख्या कम है, सिख की धर्म कम है, तो ये सब कम है। सबसे अधिक जो है भारत में हिंदू है। ठीक है, तो यहाँ पर है साधारण बात करें तो चुनाव बहुसंख्यकों वर्ग के प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिलता है, और अक्सर जिसकी संख्या अधिक होता है वही सरकार भी बनता है। तो ये तो प्रावधान है ही, कहीं दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान कब पारित हुआ और कब लागू हुआ? दोस्तों, भारतीय संविधान कब पारित हुआ है? तो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, और 26 जनवरी को ये लागू हो गया था। ठीक है, लागू कब हुआ ये भी आपको बता दिए हैं, और कब ये अधिवेशन हुआ यानी कब ये पारित हुआ है तो वो भी बता दिए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान निर्माता का काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, और इसको जो है 26 जनवरी 1930 को ही जो है संविधान बन गया था भारत का। लेकिन पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1930 को भारत पहली बार आज़ादी मनाया था, और ये बनकर जो तैयार हो गया था वो 1949 में ही हो गया था। ठीक है, संविधान, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो कारण था कि 26 जनवरी 1930 के दिन को याद रखने के लिए। तो इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा प्रश्न तो मिल ही जाएगा। संविधान क्या है, परिभाषा दीजिए। संविधान नियमों का एक संकलन है, एक किताब है। ठीक है, नियमों का एक किताब है जिस पर कोई भी देश चल रहा है, देश के सारे विधि व्यवस्था इसमें लिखा रहता है, कानून व्यवस्था लिखा रहता है, वही आपका संविधान है। सिंपल भाषा में हम आपको बता दिए। और यहाँ पे भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था 100% एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था तो पूछा ही जाएगा। मूल अधिकारों का नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका PDF हम आपको दे रहे हैं, PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। PDF कहाँ मिल जाएगा दोस्तों? तो यूट्यूब पर जाकर, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए MNC क्लासेस, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है आइए जानते हैं। तो मौलिक अधिकार वैसे तो हम लोग को 7 है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है संविधान 19A के तहत हट गया है। ठीक है, तो अब जो है मौलिक अधिकार केवल आपका 6 ही रह गया है। और मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हैं, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, जो प्रश्न हम इस वीडियो में आपको दे दिए हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं रहेगा। 101% लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, और फिर इस वीडियो पे आकर के हमें कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, मार्क्स का PDF अगर आपको लेना है तो गूगल पे जाइए। ठीक है, गूगल को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये गूगल पर हम आ चुके हैं, MNC क्लासेस आपको गूगल पे सर्च करना है और यहाँ पर आ जाना है आपको इसके अंदर, और यहाँ सबको सारे प्रश्न डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के साथ साथ और भी विषय नीचे में दिया गया है। ठीक है, और भी विषय यहाँ पर नहीं आ रहा है, नेट हमारा बंद है अभी और जानबूझ के बंद किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप आके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप और चैनल से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।